व्हाट्सअप गाइस। तो सबसे पहले सॉरी कि मैं ये वीडियोज़ आपके पास बहुत लेट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम है जिनको करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, और फिर वीडियो को शूट करना, उसको एडिट करना, तो इन कामों में बहुत टाइम लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा अगली बार की जो अगला वीडियो आए, जो कि थर्ड क्लास हो, वो बहुत जल्दी आए। तो चलिए, आज हमारी क्लास का सेकंड डे, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में और नंबर्स के बारे में। तो इससे पहले मैं बताता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या किया। हमने जो पिछली क्लास में किया वो था व्हाट इज प्रोग्रामिंग, पाइथन का सिंटेक्स, इंडेंटेशन, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स, आउटपुट एंड कमेंट, एंड एट लास्ट क्विज। जो क्विज के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, सबसे पहले मैं उनको सॉल्व कराता हूँ। जो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया था, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम आ गया है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर ये दिया गया है कि आपको हेलो पाइथन प्रिंट करवाना है, लेकिन दो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके। लेकिन ये किससे पॉसिबल है? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर अगर मैं यहाँ पर दो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करूँ तो ये अलग अलग लाइन में ही हमेशा आउटपुट आता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से एक ही लाइन में आउटपुट आए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम मैं ऐसा कर दूंगा, तो यहाँ पे एरर आएगी। और अगर हाँ, आप एक और चीज़, अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो दो अलग अलग लाइनों में आ रहा है। तो आपको बेसिकली यहाँ क्या करना होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम और दूसरे लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर एक स्लेश एन का यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस में हम एंड एल का यूज़ करते हैं, और सी में हम स्लेश एन का, जावा में हम स्लेश एन का यूज़ करते हैं, बैक स्लेश एन का यूज़ करते हैं। बताओ, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, बैक स्लेश और फॉरवर्ड स्लेश, दो स्लेश होते हैं, हम कौन सा स्लेश का यूज़ करते हैं, बैक स्लेश का या फॉरवर्ड का? जो न्यू लाइन के लिए होता है वो हमेशा फॉरवर्ड स्लेश का ही यूज़ होता है। तो अब जो प्रिंट स्टेटमेंट हमें दिया गया है, जो प्रिंट मेथड हमें दिया गया है, इसके अंदर इनबिल्ट होता है एंड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर फॉरवर्ड स्लेश एन, जिसकी हेल्प से ये हमेशा नई लाइन में ही आउटपुट देगा, आपको एक नई लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक बार। अगर मैंने इस सेल को कॉपी किया और यहाँ पे कॉमा डाला एंड इक्वल टू, अगर मैंने ये करके देखो, अब मैंने यहाँ पर एंड के अंदर जो वैल्यू थी पहले फॉरवर्ड स्लेश एन, उसको हटा दिया। अब ये हटाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि नई लाइन में प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेश एन डाल दूँ तो आप वापस देख सकते हैं। तो ये होता है कि आप दो प्रिंट स्टेटमेंट, और दो नहीं, कितने भी मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से पूरा एक सेंटेंस एक लाइन में ला सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन। इसके बाद है जो अगला क्वेश्चन है वो है माई एज इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। तो ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। उसके बाद आता है माइंड गेम, कि आपको कैसे सोचना है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था कि एरर फाइंड करनी थी आपको स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर बेसिकली एक चीज़ थी कि इंडेंटेशन की एरर आपको फाइंड करनी थी। इफ़ 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक स्पेस के बाद आएगा, जो एक आप बोल सकते हैं टैब करने के बाद आता हो या 4 स्पेस के बाद आता हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, उस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में प्रिंट कराना है डबल कोट्स के अंदर 5+5, और प्रिंट कराना है 5+5। तो मैंने आपको दोनों के बारे में बताया था कि अगर प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखोगे, एक्स वाई जेड, कोई सी भी कैलकुलेशन करते हो, तो वो एज इट इज आ जाती है। और अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो बिना डबल कोट्स के, तो वो एडिशन होके जो आपने ऑपरेशन करना चाहते हो उसके ऊपर परफॉर्म, वो हो क्या जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहा 5+5 और ये डबल कोट्स को बंद कर दिया, और एक स्टेटमेंट है अपना प्रिंट 5+5 बिना डबल कोट्स के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डबल कोट के अंदर लिखा था
वो एज इट इज प्रिंट होके आ गया, और जो बिना डबल कोट के लिखा था उसका ऑपरेशन हुआ 5 + 5 10 और उसका आउटपुट 10 आ गया। तो ये था हमारा पिछली क्लास का। और जो एक बोनस क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसके अंदर क्या था, आपको प्रिंट करना था 10, 20 और 30। तो मैंने आप इसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो, जैसे भी लिखते हो, वो सारी एज इट इज प्रिंट हो जाती है। उसके अलावा आप कोई भी नंबर प्रिंट कराते हो बिना किसी ऑपरेशन के, तो वो भी एज इट इज ही प्रिंट होंगे। जैसे यहाँ पे था 10, 20, 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10, 20 और 30 एक ही साथ प्रिंट हो गए। तो ये थे हमारे लास्ट क्लास की क्विज के क्वेश्चंस। इसके बाद आते हैं इस वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और नंबर्स। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। आज इस क्लास में थोड़ा उसका वाइड रूप देखेंगे कि और अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे कि क्या होता है। तो मैंने लास्ट क्लास वाले डेफिनेशन में आपको वापस दोहराता हूँ कि वेरिएबल एक कंटेनर के रूप में होते हैं जो किसी की वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे इंटीजर की वैल्यू भी स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यू भी करते हैं। ये अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, उनकी वैल्यूज स्टोर करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर किसी को भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, कि कौन सा डेटा टाइप है। फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो सकता है। कॉम्प्लेक्स पाइथन के अंदर है, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर कम देखने को मिलता है या देखने को ही नहीं मिलता। कॉम्प्लेक्स इसके अंदर है। जैसा कि आपको पता है कि पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, तो इसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है। तो हाँ, वेरिएबल्स में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो रिच लाइब्रेरीज होती है, वो सारी चीज़ें अच्छे से इन चीज़ों को कंटेन करती है, इनकी सारी हर चीज़ की डेफिनेशन कंटेन करती है। इसलिए हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन इसकी लाइब्रेरीज के अंदर लिखा है कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है कि कौन सा डेटा टाइप है। हमें जब हम कोई और लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इंट ए इक्वल टू 5, मतलब जो इंट ए है, ए नाम का वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसकी वैल्यू 5 है। अगर मैं इंट ए इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मेरा नाम लिख दूँ अशोक, तो वो वहाँ पर एरर देगा क्योंकि मैं स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ए इक्वल टू 5 भी लिख सकता हूँ और ए इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मेरा नाम भी लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा इस चीज़ को कि ये नंबर है या स्ट्रिंग है। तो ये है पाइथन का सबसे बड़ा फायदा। ठीक है, तो मैं अब आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ क्या है, वरना आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं पॉज करके कि डेफिनेशन क्या दे रखी है इसमें। A variable is a container used to store data values. Variable store information that can be used later in the program. मतलब हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें हर बार एक ही वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं और फिर उस वेरिएबल को हर जगह यूज़ करते हैं। और ऐसा हम आगे और भी प्रोग्राम में देखेंगे कि हम कैसे वेरिएबल्स को अच्छे से एफिशिएंट वे में प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। यही सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही काम आती है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल्स, नंबर्स, टेक्स्ट, लिस्ट, बूलियन वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड नेम। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक्स इक्वल टू मैंने 5 डाल दिया और ए इक्वल टू मेरा नाम डाल देता हूँ या पाइथन लिख देता हूँ, चलो, और मैंने यहाँ पर प्रिंट किया एक्स को और प्रिंट किया ए को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चीज़ें प्रिंट हो सकती है। तो ये वेरिएबल का नाम है ए और एक्स। यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल है मैंने इनका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया अभी। अगर मैं इनका डेटा टाइप फाइंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें इतना सा लिखना है, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। जो टाइप है वो जो टाइप मेथड है वो इसलिए यूज आता है कि वो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बता सके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स का डेटा टाइप क्या है। एक्स का डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, और प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का डेटा टाइप क्या है। ए का जो डेटा टाइप है वो है यहाँ पर स्ट्रिंग।
तो ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, हमें पहले से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि वेरिएबल को लिखने के क्या रूल्स होते हैं। हमें वेरिएबल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स का भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं। तो आपको पहला रूल क्या है, कोई भी वेरिएबल या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या अपने लेटर से स्टार्ट होगा, ABCD से। इसके अलावा आप ना तो किसी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, ना ही किसी स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल तो सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज आता है वेरिएबल्स के अंदर, ना प्लस यूज आता है, ना माइनस यूज आता है, ना @ यूज आता है, ना स्टार यूज आता है। कोई से भी अदर स्पेशल सिंबल है तो वेरिएबल के अंदर कभी भी आप नहीं लिख सकते, लिखते ही वो एरर देगा। ठीक है, समझे इस बात को? ठीक है, अब मैंने ये बता दिया कि कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा तीसरा क्या है कि कैन कंटेन लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर। नंबर वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, बाकी लास्ट में भी आ सकते, बीच में कहीं भी कितने भी नंबर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, स्पेस भी कभी कंटेन नहीं करता। जैसे माई नेम, तो माई नेम के बीच में अंडरस्कोर डाल सकते हो, स्पेस डाल के वेरिएबल नहीं बना सकता। मैं आपको इन सबका एग्जाम्पल करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इनको। कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड, पाइथन के कीवर्ड्स भी हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव भी होते हैं। यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे, एक सेम कंसिडर नहीं किए जाएंगे। हम बोलने में इनको ए बोलते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर ये दोनों अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे, इन इतनी चीज़ों का मतलब क्या है। जैसे हमने भी वेरिएबल बनाया एज नाम से, एज इक्वल टू 24 एंड प्रिंट करा दिया मैंने एज को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसके आगे क्या करूँ, एज के आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अंडरस्कोर डाल दूँ, अंडरस्कोर डाला और यहाँ पर भी ये अंडरस्कोर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट सही आ रहा है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर 23 डाल देता हूँ। ठीक है, आप देखते रहो ना, कंटिन्यू स्क्रीन पर नजर बने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आपको पहले पहले एरर दिखा दी मैंने। चलो अब दूसरी बताता हूँ, कभी भी स्पेस से स्टार्ट, कभी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होगा। आपको दूसरी चीज़ भी बता दी मैंने। अब आपको मैं तीसरी चीज़ बता रहा हूँ कि कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे पास जो प्रिंट है वो एक कीवर्ड है जिसका काम होता है प्रिंट करवाना चीज़ों को। ठीक है, हमारा यहाँ ना प्रिंट भी एक कीवर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो प्रिंट स्टेटमेंट वो कीवर्ड है, वो भी यूज़ हम नहीं कर सकते। ये जो सारी चीज़ें हैं, अब इन चीज़ों को मैं नंबर के बीच में यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए क्या है ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं एज अंडरस्कोर 24 इक्वल टू 24 डालूँ यहाँ पर और प्रिंट करूँ, सॉरी एज अंडरस्कोर 24, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एरर तो आती रहती है, नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम नंबर लास्ट में लिख सकते हैं। अब इसके अलावा जो अभी आपको तो कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं, तो आपको इनमें फाइंड करना है कि सही वेरिएबल कौन सा है और गलत वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल नेम सही और गलत को, ये जो टोटल 9 है, इनके बारे में आपको पता करना है। अब जो रीजन है वो नीचे लिखिए कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, कैन नॉट कंटेन हाइफन, हाइफन मतलब माइनस का साइन, और इसके अलावा कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। तो ये चीज़ें है इसके अंदर। ठीक है, तो इतना हो गया। और इसके बाद तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है क्रिएटिंग वेरिएबल। मैंने आपको वेरिएबल क्रिएट करने के रूल तो बता दिए। अब वेरिएबल क्रिएट कैसे किए जाते हैं। इन पाइथन वी डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स यूजिंग बिफोर यूजिंग देम। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें पहले कोई चीज़ें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम C++ जावा में कुछ काम करते हैं तो हम इंट इक्वल ये डाल देते हैं सेमीकोलन, और उसको बाद में आपको वही एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जैसे फॉर लूप के अंदर हम इसके अंदर आई यूज करते हैं
इसके बाद हम फोर आई 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 की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डालते हैं उसके अंदर, C++, सी और इन लैंग्वेजेस के अंदर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वेरिएबल एक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तभी डिक्लेयर करेंगे जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे ऐसे हो कि मुझे ऐसा पता है कि मुझे एज नाम का एक वेरिएबल लगेगा मेरे पूरे कोड के अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको पहली लाइन के अंदर डिक्लेयर करूँ। मुझे पता है कि अगर वो 150 लाइन के अंदर आएगा एज के बारे में, तो मैं उसको उसी टाइम पर यूज़ में लूँगा। उसके अलावा ऊपर पूरे कोड में कहीं भी उसको डिक्लेयर नहीं करूँगा। बल्कि पाइथन, C++ और जावा में ऐसा हो सकता है क्या होता है कि हम कभी कभी इन चीज़ों को पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं और ना हमें कोई डेटा टाइप के बारे में डालने की ज़रूरत है। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू इट। इसका मतलब वही है कि हमें जब क्रिएट करना होगा तो हम उसमें वैल्यू डालते हैं हमेशा, हम पहले नहीं लिख के छोड़ते उसको। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द डेटा टाइप, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कैसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। इसके अलावा आता है डायनामिक टाइपिंग इन पाइथन। व्हाट इज डायनामिक टाइपिंग इन पाइथन? पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब है दिस मीन्स अ वेरिएबल कैन चेंज इट्स डेटा टाइप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। चलो मैं आपको एक इसका एग्जांपल देकर बताता हूँ कि ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे अपना डेटा टाइप कैसे चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 24 डाला मैंने। अब आपको पता है कि प्रिंट, अगर मैंने x किया 24 आ गया, ठीक है। अब इसी कोड के अंदर मैं लिख देता हूँ सेम चीज x इक्वल टू ये शो, ठीक है, और प्रिंट कर देता हूँ। अभी आपको सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही है कि ये 24 और अशोक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखना प्रिंट टाइप ऑफ x क्या आ रहा है, इंटीजर, ठीक है। अब प्रिंट टाइप ऑफ x स्ट्रिंग, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब देखना, हम हमेशा कभी ये दो बार नहीं लिखते। अब अगर इसमें इस कोड को रन करूं तो यहाँ पर जो वैल्यू है x की वो 24 थी, वो ओवरराइट होके हो गई अशोक, और जो डेटा टाइप था इंटीजर टाइप का वो हो गया स्ट्रिंग टाइप का। हम हाँ इस स्टेट x इक्वल टू 24 के नीचे जो भी अगर कुछ प्रिंट कराना चाहिए x के बारे में, तो वो उसी वैल्यू के बारे में देगा जो उसके ऊपर लिखी है। लेकिन अगर हम सबसे लास्ट वाली लाइन में ऊपर वाले x इक्वल टू 24 के बारे में प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो वो सारी वैल्यूज ओवरराइट हो रही है स्ट्रिंग के थ्रू। जो मैंने अपना नाम लिखा है अशोक, उसके थ्रू सारी चीज़ें ओवरराइट हो रही है और इसको हाइड कर लेती है। ये होता है डायनेमिकली टाइप, जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे अपना डेटा टाइप चेंज कर देता है। सॉरी गाइस। तो अब आता है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देना। और मिनट गाइस, हाँ, तो कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। मतलब इंटीजर को फ्लोट, फ्लोट को स्ट्रिंग में, इन चीज़ों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। मैं आपको इसका एग्जांपल देकर बताऊँ। मैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल रख रहा हूँ, ना कि थ्योरी। आप थ्योरी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा हर चीज़ का, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे मैंने डाल दिया, अगर यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया x इक्वल टू 24, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट टाइप ऑफ x। आपको पता है कि भाई x प्रिंट करूँगा तो 24 वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट, अगर मैं यहाँ पर अभी डाल दूँ, ठीक है, y इक्वल टू x की वैल्यू भी इंटीजर है, ठीक है, प्लॉट ऑफ x, और मैं फिर प्रिंट करूँ टाइप ऑफ y। तो अब आप सोचिए कि क्या इसका आउटपुट होगा। x की वैल्यू 24 है, जो कि एक इंटीजर है। तो मैंने सबसे पहले x इक्वल टू 24 लिख के उसके जस्ट नीचे प्रिंट किया है टाइप ऑफ x, जिसका मतलब है कि जिसका टाइप डेटा टाइप आएगा वो आएगा इंटीजर वैल्यू। लेकिन अगली ही लाइन में मैंने इसका टाइप कन्वर्ट कर दिया। मैंने y के अंदर, y नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर फ्लोट कर दिया x की वैल्यू को। मतलब मैंने फ्लोट फंक्शन का यूज़ किया और उसके अंदर x की वैल्यू डाल दी। इसका मतलब अगर मैं अब y का टाइप चेक करूँगा तो उसका टाइप होगा
सोच लीजिए अब क्या होगा, बताऊं? फ्लोट मतलब कि कैसे हुआ? ये इस वजह से हुआ कि हम पाइथन के अंदर कास्टिंग के थ्रू डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसे समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक तरीके से और बता सकता हूँ सेम चीज़ को। आपको सिर्फ प्रिंट ऑफ अक्स ही करना होगा। अब आपको पता है, मैं अगर फ्लोट, अब आपको क्या लगता है इसका क्या आएगा आंसर? देखा आपने, आप टाइप कन्वर्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, ये होता है इसके अंदर। अब एक मिनट, मैं स्ट्रिंग का भी इसी के अंदर करके बता देता हूँ आपको। प्लॉट की जगह मैं अगर यहाँ पर str डाल दूँ, मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर इजीली हो सकती है। नाउ चेकिंग डेटा टाइप, मैंने आपको इसके बारे में तो हर बार बताया है कि कैसे आप डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने हर एक कोड में आपको डेटा टाइप के बारे में बताया कि आप किसे चेक कर सकते हैं। टाइप फंक्शन का यूज़ करके आप डेटा टाइप को चेक कर सकते हो इजीली। टाइप आपको कुछ नहीं करना, आपको टाइप फंक्शन लिखना है, उसके अंदर वेरिएबल का नाम डालना है कि कौन से वेरिएबल का आपको टाइप जानना है और उसको प्रिंट कर देना। आप इस टाइप को ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको टाइप ऑफ अक्स करके बताया ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फ्लोट ऑफ, तो आप ऐसा कर लेना। आप ऐसे भी काम कर सकते हो। टाइप ऑफ अक्स फाइंड किया और फिर प्रिंट कर दिया जेड को। आपने जेड नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर टाइप ऑफ अक्स मतलब अक्स का क्या डेटा टाइप होगा उसकी वैल्यू स्टोर की और आपने उस जेड को प्रिंट कर दिया। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलो, स्ट्रिंग्स, सिंगल और डबल कोट्स की केस सेंसिटिविटी और वेरिएबल लेंथ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग्स में सिंगल और डबल कोट्स का क्या फ़ायदा होता है। जैसा कि मैं आपको अगर बताऊँ कि मैं आपको हर बार किसी और लैंग्वेज के साथ कंपैरिजन करके बताऊंगा पाइथन का, हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो अब जब हमारे पास बात आई है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स की, तो आपने देखा होगा कि मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ प्रिंट करके, मैं कोई भी नाम प्रिंट करता हूँ, तो आपने गौर किया होगा कि मैं हमेशा डबल कोट्स के अंदर ये चीज़ लिखता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों लिखता हूँ? मैं चाहता था मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है, ये भी आउटपुट देता है, सिंगल कोट भी आउटपुट देता है और डबल कोट्स भी आउटपुट देता है। लेकिन मैं हमेशा डबल कोट्स क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो रखी है डबल कोट्स के साथ। अगर आपको सिर्फ पाइथन ही सीखनी है तो आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, जब कभी भी आप किसी और अदर लैंग्वेज में स्विच करते हैं तो उन लैंग्वेजेस के अंदर जब भी आपको कुछ भी चीज़ प्रिंट करनी होती है डिस्प्ले में, तो आपको डबल कोट्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। सिंगल कोट्स का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये तो पाइथन को और रिलायबल और ईजी बनाने के लिए सिंगल और डबल कोट्स दोनों को यूज़ में देते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैंने अगर सी प्लस प्लस यूज़ किए, मैंने सी यूज़ किए, पाइथन, जावा यूज़ किए, तो मैंने इन सब में डबल कोट्स का ही यूज़ किया, क्योंकि यहाँ सिंगल कोट्स एरर देता है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको भी डबल कोट्स ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कभी किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट होना चाहिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यही इसका रीज़न है और कुछ नहीं। आप सिंगल कोट और डबल कोट दोनों का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बोथ आर वैलिड एंड वर्क द सेम। इसके बाद आता है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी का शायद मैंने आपको यहाँ बताना भूल गया था, 6 पॉइंट था ना, रूल ऑफ वेरिएबल्स। मैं आपको केस सेंसिटिविटी का मतलब बताना भूल गया था। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ए इक्वल टू 24 एंड कैपिटल ए इक्वल टू 23। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि वो, हाँ, ओवरराइट वाला भी जो मैंने आपको किस्सा बताया था कि वैल्यूज ओवरराइट हो जाती है इसके अंदर। ये वाला वो वर्क है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज ओवरराइट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर भी होगी? क्योंकि ये तो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए हमेशा डिफरेंट क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करेगा ही। ये मैंने देखी है। अगर मैं यहाँ पर वापस, अगर आपको गलती से भी लगी कि भाई ऐसा होता हो, तो मैंने आपको पहले ए प्रिंट करके दिखाया स्मॉल वाला, फिर कैपिटल ए प्रिंट करके दिखाया। अगर आपको लगे कि अब कैपिटल ए की वैल्यू 23 हो गई तो पूरी वैल्यू 23 हो जाएगी, तो मैंने आपको वापस से स्मॉल ए भी प्रिंट करके दिखाया है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये, ठीक है। तो ये होता है केस सेंसिटिविटी वाला। उसके बाद आता है वेरिएबल लेंथ। अब वेरिएबल नेम कैसे होती है?
वेरिएबल नेम शॉर्ट नेम भी हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल टू अशोक, एज इक्वल टू 24। तो ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी भी वेरिएबल का, ये एक नाम हो सकता है, ये एक वैल्यू है जो एज हो सकती है। आपको पता होगा कि डेटा और इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है और डेटा क्या होता है? डेटा तो कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताती है। जैसे मैंने अगर इसी लाइन में यहाँ नीचे लिख दिया अक्स इक्वल टू 24, तो अक्स तो किसी की एज भी हो सकती है, अक्स तो 24 आवर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने यही जो चीज़ है डेटा और इन्फॉर्मेशन, यही एक गेम आता है कि ये डिस्क्रिप्टिव मैनर का भी हो सकता है कि हम किसी भी वेरिएबल को एज, टोटल प्राइस, नेम, इनके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं ताकि पढ़ने में ईजी लगे ये चीज़ें। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नेम्स इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, मतलब जब हम डिस्क्रिप्टिव नेम लिखते हैं तो ये कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। और प्रोडक्शन में कभी भी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो हम डायरेक्ट एक्स वाई जेड से काम नहीं करते हैं, हम उसका एक डिस्क्रिप्टिव मैनर लिखते हैं। जैसे हमने अगर कोई देना हो 2000 तो वो मनी भी हो सकती है, लेकिन हमने अगर वहाँ लिख दिया ईयर इक्वल टू 2000 तो सबको पता है कि हाँ ये ईयर का मतलब 2000 ही है। यहाँ हर चीज़ हो सकती है, कोई भी बात नहीं। ठीक है, तो ये है हमारे वेरिएबल्स के नेम। इसके बाद आता है मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम। मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएबल्स के अंदर स्पेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो मल्टी नेम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल नेम मतलब मैंने डाल दिया किसी भी वेरिएबल का नाम एक्स इक्वल टू 45,000 डाल दिया, तो अभी आपको पता है कि एक्स इक्वल टू 45,000 क्या है। अगर मैं वेरिएबल का नाम ये दे दूँ माई सैलरी इज इक्वल टू 45,000 रुपीज़, 45,000 डाल दिया अगर मैंने, तो आपको पता चल जाएगा पढ़ते पढ़ते कि 45,000 क्या है। जैसे सॉरी, अगर मैं एक्स इक्वल टू 45,000 डालूँ और प्रिंट कर दूँ एक्स, तो आपको क्या पता है क्या? मैंने तो अभी आपको बता दिया कि 45,000 आपकी सैलरी है, तो आपको पता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वेरिएबल का नाम। चलो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम ऐसे भी लिख सकता हूँ, माई सैलरी इज इक्वल टू 45,000। ठीक है, और मैं प्रिंट कर सकता हूँ माई सैलरी इज। तो ये होता है कोड रीडेबिलिटी का मतलब, जो मैंने आपको पहले बताया था डिस्क्रिप्टिव मैनर में आप चीज़ें लिख सकते हो। और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम, इसमें मल्टीपल वर्ड है, माई है, सैलरी है, इज है, ये मल्टीपल वर्ड्स है, माई नेम इज, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर भी तीन टाइप के आते हैं, केमल केस, पास्कल केस एंड स्नैक केस। अब केमल केस में क्या होता है? केमल का मतलब होता है ऊँट। ऊँट कैसे होता है? ऐसे ऊँट होता है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो मैंने भी एग्जांपल लिया माई सैलरी इज, इसके अंदर आप फर्स्ट जो लेटर है माई का वो स्मॉल, और बाकी जो सैलरी और बाकी अदर वर्ड्स है ना उसके जो वर्ड्स है वो कैपिटल रखो और आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, ये हो गया कैमल केस स्टार्टिंग से एंड तक। इसके बाद आता है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है? पास्कल केस में यह होता है कि जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सिमिलर हाइट से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल से, इक्वल, समझे? पास्कल के अलावा आता है जो स्नैक केस होता है। स्नैक केस में क्या होता है? स्नैक केस में होता है सांप कैसे चलता है? रेंगते हुए चलता है ना, तो फिर ये ये चलता है रेंगते हुए। ये हमेशा आउटपुट ये मत सोचना कि इसका आउटपुट है, यहाँ पे कन्फर्म एरर देगा, यहाँ पे माई है, ये कैपिटल है स्मॉल है, ये मैंने कॉपी किया ना से, तो आउटपुट भी कॉपी होता है हमेशा, याद रखना। अपना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पे कि ये तो आउटपुट कैसे आ गया। ठीक है, ये हो गया स्नैक केस। स्नैक केस अंडरस्कोर बीच में हर वर्ड के, और ये काम करेगा। ठीक है, आउटपुट दिख गया आपको।
तो ये अब स्नैक केस कॉमनली यूज क्यों होता है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि स्नैक केस इज कॉमनली यूज्ड इन पाइथन, बट व्हाई। स्नैक केस इसलिए यूज होता है कि जो एक तो सारे वर्ड स्मॉल में लिखे और पढ़ने में भी इजी होती है, इसलिए अंडरस्कोर बीच में आ जाता है तो सारी चीज़ें पढ़ने में इजी होती है। तो ये होता है मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी वर्ड खत्म होता है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे आता है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, असाइन वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स एंड अनपैकिंग अ कलेक्शन। इन तीन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँ। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज मतलब पाइथन अलाउ असाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, वो थ्योरी में नहीं पढ़ रहा, आपको पढ़ना है, मुझे पता उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स पढ़ लेता हूँ, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कैसे करते हैं। एक्स एक वेरिएबल, वाई सेकंड वेरिएबल, जेड थर्ड वेरिएबल, इक्वल टू 20 30 40, ठीक है। और अगर अब देखो प्रिंट में कर सकता हूँ एक्स, प्रिंट में कर सकता हूँ वाई, और प्रिंट में कर सकता हूँ जेड। ये हो गया सिंगल लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो दूसरा, असाइन वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड को एक वैल्यू असाइन करना। इसका मतलब ये था, ठीक है। देखो मैंने भी आपको बताया था कि मैंने सेल कॉपी की ना, जैसे तो ये आउटपुट भी प्रिंट होता है, तो उसको आप ऊपर वाले को ऐसा मत मान लेना बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 24 डालूँ, देखा आउटपुट। मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को भी हम सिंगल वैल्यू में असाइन कर सकते हैं, एक सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर मैं अब आपको ऊपर वाले के बारे में एक हल्की सी चीज़ और बताऊं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज हम एक ही लाइन के अंदर असाइन कर सकते हैं, तो इसकी एक कंडीशन भी है, जितने आपने वेरिएबल्स दिए हैं उतने ही आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी। कम ज़्यादा दी तो वो हमेशा एरर ही देगा। और एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे ये करके बताऊँ तो इस तरह से ये हमेशा एरर ही देगा, समझे। तो ये था असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज और असाइनिंग वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। इसके बाद होता है अनपैकिंग ए कलेक्शन, एक कलेक्शन को अनपैक करना। कलेक्शन मतलब जैसे मैंने एक्स इक्वल टू 10 20 30 ये लिया, ठीक है। अगर अब मैं इसमें क्या करूँ, ए बी और सी करा और इक्वल टू डाल दिया मैंने एक्स को, ठीक है। और अगर मैं अभी, याद रखना मैं कॉपी बहुत ही कम कर रहा हूँ, कॉपी कर ही नहीं रहा मैं, मतलब आपके लिए, तो आपको कॉपी कम से कम ही रखनी। एक मिनट, तो ये तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक लिस्ट ली है, उसको अनपैक कर दिया। मतलब मैंने अक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट बनाई अक्स नाम से, और उसको अनपैक किया, तीन वेरिएबल्स लिए। यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू होती है, आपके पास जितनी वैल्यूज हो आप उतने ही वेरिएबल क्रिएट करें, अगर एक्स्ट्रा करोगे तो आपके पास एरर कंफर्म आएगी। तो पाइथन अलाउज एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम कलेक्शन इनटू वेरिएबल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनपैकिंग। इसके बाद आता है आउटपुट वेरिएबल। हम आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं जो आउटपुट डिस्प्ले करता है, मैंने आपको इसका पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद आता है प्रिंटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, प्रिंट कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स कॉमास के थ्रू। इसका भी आपको एग्जाम्पल सब, इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है। इसके बारे में वापस बताऊँ क्या, चलो देखना। ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30, प्रिंट ए कोमा बी, जैसा मैंने आपको बताया था। अब यूजिंग प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर के बारे में मैंने जैसा आपको बताया था एडिशन के काम आता है। अगर मैं इस सेल को कॉपी करूं, आप प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ
एग्जाम्पल वो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, या आप दो वेरिएबल्स को भी जोड़ सकते हैं। कंडीशन यही है कि उनका जो डेटा टाइप है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए मैंने भी बोला था कि कंडीशन एक ही है कि उनका डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए। बस यही होता है कि प्लस ऑपरेटर का यूज कैसे होता है, डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए। तो प्रूव भी करके बताना पड़ता है कि कैसे डेटा टाइप सेम होने पर काम होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, डेटा टाइप सिमिलर हो सकता है। तो स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी कंबाइंड यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग कैसे कंबाइन हो सकती है। एंड नंबर्स विद ऑपरेटर, पाइथन के जो परफॉर्म होते हैं जितने भी ऑपरेशन हैं वो हो सकते हैं मिक्सिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। अब आप नंबर और स्ट्रिंग को मिक्स करोगे, जैसे मैंने आपको ऊपर करके बताया था पहले भी, तो वो एरर होगा, एरर का रीज़न वही होगा। एंड अब ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल कीवर्ड, तीन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल कीवर्ड। तो पहले ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसको हम हर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोड के अंदर हो, कोड के बाहर हो, किसी भी स्कोप के अंदर हो, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24, समझे? तो मैं डिफाइन कर लूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ अभी। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आप, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। एक टाइम के बाद आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, तो आपको इनके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल करती हूँ, 24 प्रिंट हो रहा है, ये है ग्लोबल वेरिएबल। अब आता है लोकल वेरिएबल की बात। लोकल वेरिएबल में क्या होता है? लोकल वेरिएबल में होता है कि वो सिर्फ लोकल चीज़ों को ही प्रिंट करेगा, जो अपने स्कोप के अंदर की चीज़ें हैं उन्हीं को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट अब मतलब मैंने यहाँ पर, आप देखिए मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि वैल्यूज ओवरराइट हो जाती है। अगर सेम वेरिएबल हो तो देखो ये वाला, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि x=24, x= अशोक है, तो अशोक ने 24 को ओवरराइट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आप मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 24 और x की वैल्यू 23 ली है, लेकिन जो x की वैल्यू 23 है वो किसी स्कोप के अंदर, किसी एक फंक्शन के अंदर है, जो कि उसका एक लोकल स्पेस बन गया, लोकल एरिया बन गया, और उसकी वैल्यू वहाँ तक ही मान्य होगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल ऐसे देख सकता हूँ कि जो अपने स्टेट के रूल है, ये किसी स्टेट के रूल है, राजस्थान स्टेट के रूल है, वो पूरे कंट्री पर लागू नहीं हो सकते, समझ गए? लेकिन पूरी कंट्री का, एक कंट्री के लिए कोई रूल बना है, वो हर एक स्टेट पे लागू होगा। उसका लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा हर स्टेट को। ये चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो अक्स की वैल्यू 24 थी, वो स्कोप के बाहर है, जो फंक्शन है उसके बाहर मैंने दी है। अक्स को प्रिंट x=24, तब ये जाके प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट x लिखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ। कोई बताएगा इसका? मैंने मतलब अगर पहले यहाँ नहीं लिखा था तो 23 24 प्रिंट हुआ। अगर मैंने यहाँ से ये कमेंट हटा दिया इसका और यहाँ कर दिया तो ये 24 23 प्रिंट हुआ। इसके बारे में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि आप फंक्शन को कब कॉल करते हो। मैंने जब पहले कॉल किया था फंक्शन को, पहले तो पहले फंक्शन कॉल होके इस फंक्शन के अंदर गया, अपना कोड और प्रिंट कर दिया एक्स की वैल्यू 23। लेकिन इस बार मैंने पहले एक्स की वैल्यू 24 प्रिंट कर दी, उसके बाद फंक्शन कॉल किया, तो फिर ऐसे काम हुआ सारा। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनिंग होगी, तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का। अब आता है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं? अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने यहाँ पर जो वैल्यू दी थी वो, एक मिनट में आपको यहाँ पे वापस रन कर बताता हूँ, एक मिनट।
चलो मैं नया बना लेता हूँ आपके लिए। मैंने अगर डिफाइन किया माई फंक्शन नाम से डिफाइन किया, मुझे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना है। ग्लोबल कीवर्ड आपको पहले बताया था कीवर्ड क्या होते हैं, जो पहले से डिफाइन होते हैं लाइब्रेरीज के अंदर, जिनका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ग्लोबल मैंने अक्स डाल दिया, ग्लोबल अक्स, और अक्स की वैल्यू यहाँ पर मैंने 24 डाल दी। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर प्रिंट इक्वल टू अक्स करूँ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फंक्शन के अंदर हम कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम एक तरीके से कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन नाम से, उसके अंदर मैंने एक ग्लोबल कीवर्ड अक्स को डिक्लेयर किया और अक्स के अंदर 24 वैल्यू जो है असाइन की। वैल्यू असाइन करने के बाद मैंने एक तो फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाया और एक फंक्शन कॉल किया, उसके बाद एक प्रिंट करवाया। लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रिंट हो रहा है। ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? ये इसी की वजह से हो रहा है, ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, ये था ग्लोबल कीवर्ड। द ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट और मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड अ फंक्शन, जो मैंने आपको करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया अपना पाइथन की वेरिएबल्स खत्म। बहुत ही लंबा टॉपिक था तो मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद आता है पाइथन डेटा टाइप्स। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ बैठे हो तो एक लाइक सब्सक्राइब मैं भी डिजर्व करता, तो हो सके तो ये कर देना काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन के डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप होते हैं किसी भी वैल्यू के और डेटा टाइप बताने के काम आते हैं। डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब यही होता है कि डेटा का टाइप, आपके पास जो डेटा है उसका टाइप क्या है। जैसे एक्स इक्वल टू 24 है तो 24 किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। एक्स इक्वल टू 24.00 है तो किस टाइप का? 24.00 फ्लोट टाइप का है। अगर एक्स इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अशोक लिखा है तो वो किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का है। अगर एक्स इक्वल टू 3+4j लिखा है तो ये किस टाइप का डेटा टाइप है? कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो ये होता है डेटा टाइप। ठीक है, तो ये रहा पाइथन हैज वेल बिल्ट इन डेटा टाइप्स। मेन कैटेगरीज इंक्लूड, अभी जितने भी टाइप के डेटा टाइप है ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। इन सब के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप होता है, न्यूमेरिक टाइप में इंटीजर फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नाम के होते हैं। नन टाइप का भी डेटा टाइप होता है, बोलो ये होती है पाइथन। इसके अलावा सीक्वेंस टाइप, आपको इसमें एरे नहीं दिख रहा होगा। अगर हम C++ और जावा में पढ़ते हैं तो हमें तो एरे तो बहुत दिखता है। यहाँ पे कहाँ गया? सीक्वेंस टाइप लिस्ट के अंदर वही होता है। लिस्ट को ही हम एरे की जगह यहाँ लिस्ट यूज़ करते हैं, बस और कुछ नहीं। जिसका मैंने आपको अभी बताया था, लिस्ट यूज़ करके बताई थी। अगर आपको याद ना हो तो ये रही, ये है लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा टपल, रेंज, मैपिंग के अंदर डिक्शनरी, बूलियन के अंदर बूल ट्रू फॉल्स वाला, सेट एंड फ्रोजन सेट, बाइनरी टाइप के अंदर बाइट, बाइट एरे और मेमोरी व्यू, ये सारी चीज़ें यूज़ हम करते हैं। ये सारे जो डेटा टाइप्स है वो आते हैं यहाँ पे यूज़। ठीक है, तो ये सारे टाइप के डेटा टाइप है। इसके बाद में गेटिंग डेटा टाइप। डेटा टाइप को कैसे ले सकते हैं हम? टाइप फंक्शन का यूज़ करके जिस वेरिएबल का डेटा टाइप चाहिए उसको जो राउंड ब्रैकेट है उनके अंदर डाल के। उसके बाद आता है सेटिंग डेटा टाइप। द डेटा टाइप इज ऑटोमेटिकली सेट व्हेन द वैल्यू इज असाइन। ऑटोमेटिकली मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है पाइथन। इसके अलावा पाइथन नंबर्स, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर रिप्रेजेंट्स होल नंबर विदाउट डेसिमल्स। फ्लोट में डेसिमल्स आते हैं और हम साइंटिफिक नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ साइंटिफिक नंबर का राज। इसके अंदर जैसे 24 है, प्रिंट किया अक्स, ये तो हो गया अपना इंटीजर। अगर आप देखो तो आपको पता है मैं फालतू कर रहा हूँ, जैसे लग रही चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा 24.00 करो आप, प्रिंट करना है टाइप ऑफ अक्स। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक वैल्यूज, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे
साइंटिफिक वैल्यूज में आता है ई, ये भी फ्लोट का काम करता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 + 3j 4j। ओके, सो ये कौन सा डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप हुआ है ये। इसके अलावा टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन में मैंने आपको पहले बताया कि नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड बिटवीन टाइप्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, किसी में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। यानी यहाँ पर जे आ गया, जो नंबर कॉम्प्लेक्स में आता है। आपने पढ़ा होगा आयोटा के बारे में कि आयोटा के बारे, आयोटा वाला चैप्टर में एक इमेजिनरी नंबर होता है और एक रियल नंबर होता है, वो सारी चीज़ें। अब रेंडम नंबर, रेंडम नंबर के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है रेंडम नाम की, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। पहले रेंडम इज आईडी, इसके बाद हमें कोई भी नंबर प्रिंट करना हो, प्रिंट आईडी डॉट रेंड इंट 1 to 10 20, ठीक है। तो कोई भी रेंडम नंबर प्रिंट करके देगा आपको, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रेंज डाल सकते हैं, या आपको कुछ भी नंबर देगा, हर बार एक नया नंबर देगा ये आपको। ये देखो, बस यही है। मैं आपको इसकी हेल्प से वो स्टोन पेपर सीजर वाला गेम बना के दिखाऊंगा रेंडम लाइब्रेरी के अंदर से, ठीक है। ये आता है रेंडम नंबर्स के बारे में। इसके बाद आता है पाइथन की आपको क्विज, जो मैं आपको हर बार देता हूँ। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं और तीनों को एक प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से लिखना है। प्रिंट ऑल 3 वेरिएबल्स यूजिंग 1 प्रिंट स्टेटमेंट। अब आप कैसे लिखोगे, आपको दोनों क्लासेस की नॉलेज होगी तो आप लिख पाओगे इजीली, अगर नहीं तो मैं आपको अगली क्लास में इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स, 2 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, इनका सम प्रिंट करना है, प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ बोथ वेरिएबल्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट एग्जांपल। ये आउटपुट का एग्जांपल है कि 13 इंटू इंट आएगा, ये आउटपुट आपका ऐसा आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है कि राइट है पाइथन प्रोग्राम दैट एक लिस्ट क्रिएट करेगा, जैसा मैंने आपको बताया है, ये आपको तो बता ही दिया मैंने। तो इसके आउटपुट आपको कैसे लाने हैं वो आपको देखना है इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, x = 5 y = 10। तो इसका क्या आउटपुट आएगा आपको अच्छे से देखो। ये क्विज देने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने ना पढ़ा के छोड़ दिया। अगर आप इन क्विज के क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, तो आपको एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, अगर आपके आंसर सही निकलते हैं तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस रखता है भाई। तो आपको ये क्वेश्चंस करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ना इसका मेरा और कोई टारगेट नहीं है कि हाँ मैं आपको ये क्यों करा रहा हूँ क्यों नहीं करा रहा। आपको ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें प्रिंट x + int y, आपको ये सोचना है कि कैसे हो गए ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सुपर हार्ड क्वेश्चन है, मेन माइंड पजल है, और ये सुपर हार्ड मीडियम लो ये कुछ नहीं होता, कसम से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, दिमाग का खेल है बस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें ढंग से बैठ के सोचोगे ना तो 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर आपने पूरा वीडियो ढंग से तसल्ली से बैठ कर देखा तो, ठीक है। सो हमने इस लेक्चर में क्या देखा, वेरिएबल्स के बारे में, कैसे क्रिएट करते हैं, नेम के रूल, असाइनमेंट्स, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड के बारे में, पाइथन के डेटा टाइप्स और न्यूमेरिक टाइप इन पाइथन, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये क्लास ख़त्म हुआ। आप सबको थैंक यू, और मेरे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टेक के वर्ल्ड में आगे बढ़ पाए और चीज़ों को और ईजी वे में समझ पाए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं भी अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। और जो हाँ अगला वीडियो आएगा वो बहुत ही जल्दी आएगा। मैं आपको इन वीडियोज़ के बीच में थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ कि अगर आप 1 दिन 2 दिन भी लो, 3 दिन भी लो, हाँ मुझे पता है इन 2 वीडियो के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया, लेकिन अगर आप 2-3 दिन भी लो तो आप ये वीडियो कंप्लीट कर पाओ, बस इसका यही टारगेट है और कुछ नहीं। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।